नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून के गलजवाड़ी क्षेत्र में पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी सौगात दी गई है। आपको बता दें, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने करीब 92 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का विधिवत शिलान्यास किया। ये भवन उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी उपनल के सहयोग से तैयार किया जाएगा। आपको बता दें, इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने राज्य सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनता की सरकार जनता के द्वार के संकल्प के साथ काम कर रही है। आपको बता दें, गलजवाड़ी सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और लंबे समय से सामुदायिक भवन की मांग की जा रही थी, जिसे अब धरातल पर उतारा जा रहा है। भवन न सिर्फ सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए मंच देगा, बल्कि पूर्व सैनिकों के लिए कल्याण का प्रतीक भी बनेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की राजनीति फिर गर्मी आ गई है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। इस बार खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी ने तो कभी हरीश रावत को गंभीरता से लिया ही नहीं, लेकिन अब तो खुद कांग्रेस भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर हरीश रावत चुनाव न लड़े और राजनीति से संन्यास ले ले तो ये बेहतर कदम होगा। अब देखना होगा कि इस हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी क्या प्रतिक्रिया देती है। तो आपको बता दें, हरीश रावत पर बीजेपी अध्यक्ष का ये बड़ा हमला जो है वो सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब कांग्रेस भी हरीश रावत को गंभीरता से नहीं लेती है। हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूँ। आजकल अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूं हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं, राजनीति से भी उनको संन्यास लेना चाहिए। अब रुक करते अगली खबर की। चारधाम यात्रा में लोगों और सरकार का उत्साह चरम पर है। अभी तक चारधाम यात्रा में कुल पंजीकरण का आंकड़ा जो है वो 31 लाख पार कर गया है। एक दिन में ही चारधाम यात्रा पर ऑफलाइन से एक दिन में 27,000 से अधिक पंजीकरण हुआ। आपको बता दें कि मई और जून महीने की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण उपलब्ध नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चारधाम यात्रा में ऑफलाइन पंजीकरण में भी वृद्धि हुई है। वहीं अगर बात की जाए जून महीने की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जो है अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि एक दिन में ही 27,000 से अधिक पंजीकरण जो है वो ऑफलाइन किया गया। तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। उत्साह अपने चरम पर है, क्योंकि एक दिन में 27,000 से ज्यादा लोगों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें, अभी तक अगर चारधाम यात्रा में कुल पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का आंकड़े की बात की जाए तो 31 लाख जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है। वहीं एक दिन में ही चारधाम यात्रा पर ऑफलाइन से 27,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन जो है वो किए गए हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के साथ साथ लोगों में भी खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। अब पंजीकरण को भी लेकर एक नया फरमान सामने आया है कि जून के महीने में जो पंजीकरण है वो बंद कर दिए गए हैं, यानी पंजीकरण अभी नहीं हो सकते। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो उत्साह उनमें दिख रहा है, वो उत्साह ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार की उम्मीदों से ज़्यादा है।
इसीलिए ये कह सकते हैं कि अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें उस रजिस्ट्रेशनों को देखते हुए अब जो जून माह में जो रजिस्ट्रेशन होने थे उसके रजिस्ट्रेशन को बंद करने का काम सरकार की तरफ से कर लिया गया है। पहले ये कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुई तो 28 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उसमें अब तक यहाँ पर हो चुके हैं। और ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में श्रद्धालुओं की संख्या उमड़ रही है उसको देखने के बाद भी अभी जिला प्रशासन या राज्य सरकार की तरफ से बड़े निर्णय यहाँ पर लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही दिन में 27,000 से ज़्यादा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं, चाहे वो केदारनाथ धाम के लिए हो, बद्रीनाथ धाम के लिए हो या फिर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए हो। जिस प्रकार से ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं वो सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं चार धाम यात्रा के लिए उनमें भारी उत्साह है। और ऐसे में उस यात्रा प्रबंधन को दुरुस्त रखने के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके उसके लिए राज्य सरकार ने निर्णय यहाँ पर लिया और जून माह में किसी भी प्रकार से कोई रजिस्ट्रेशन अब यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इतने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुके हैं। ऐसे में धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके अनुरूप ही श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। धामों में जो टोकन सिस्टम है उसी टोकन सिस्टम के अनुरूप ये कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु होंगे वो यहाँ पर दर्शन यहाँ पर कर पाएंगे। और जिस प्रकार से अभी तक के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पर रही है उसको देखने के बाद ये निर्णय यहाँ पर लिया। तो ये कह सकते हैं कि शुरुआती दिनों में यानी जब 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हुई थी उस समय बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा था। उसके बाद जो पहलगाम का जो हमला, आतंकी हमला जो यहाँ पर हुआ था उसके बाद कुछ दिनों तक कह सकते हैं कि जो चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालुओं की संख्या थी उसमें बड़ी कमी देखने को मिली थी। उसको लेकर सियासत भी खूब हुई थी कि बेहतर प्रबंधन के चलते या सुरक्षा का मैसेज देने का प्रति राज्य सरकार का अभाव यहाँ पर रहा है, इसीलिए श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे। लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो रिकॉर्ड तोड़ पहुँच रही है। इसीलिए सरकार की तरफ से अब जून माह के जो रजिस्ट्रेशन है उनको बंद करने का निर्णय यहाँ पर किया गया। और ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी सरकार जो धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसी के अनुरूप श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति यहाँ पर देगी और आगे बढ़ने की अनुमति उन्हें चारधाम यात्रा पर आने के लिए कही जाएगी। जी बिल्कुल। अभय, अगर बात की जाए, क्योंकि जैसा आपने बताया कि काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं और इसी की वजह से जून महीने का जो रजिस्ट्रेशन है उसे बंद किया गया है। अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की तो सबसे ज्यादा संख्या कहाँ के श्रद्धालुओं की है? क्या फॉरेन कंट्रीज से भी श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं? देखिए, देश हो या विदेश हो, इस समय उत्तराखंड के इन चारों धामों में और अब तो ये कहा जा सकता है कि हेमकुंड साहिब के लिए भी जो श्रद्धालुओं का जो रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो या रजिस्ट्रेशन के जो काउंटर है वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। ऐसे में पांचवें धाम के रूप में हेमकुंड साहिब के लिए भी श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। वो अगर इन पांचों धामों की अगर हम बात करें तो पांचों धामों में कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या में अभी तक आपका चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या फिर कर्नाटक हो या फिर बिहार हो, इन जगहों से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश हो या फिर आपके मुंबई का हो, गुजरात के हो या फिर दूसरे जो प्रदेश हैं उन जगहों से इन श्रद्धालुओं के आने की संख्या का आंकड़ा यहाँ पर है। विदेशी संख्या का जो विदेशी श्रद्धालुओं के जो आंकड़े हैं उसमें भी लगातार इजाफा यहाँ पर हो रहा है। अभी तक ये कह सकते हैं कि 10,000 से ज़्यादा जो विदेशी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने धामों में दर्शन करने का काम यहाँ पर किया और आने वाले दिनों में आंकड़ा और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे चारधाम यात्रा अपने चरम पर यहाँ पर पहुँचेगी। जब अबे, अगर मौसम की बात की जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड का मौसम भी काफी खराब चल रहा है, ऐसे में अगर चारधाम यात्रा की बात की जाए तो उसका कितना असर पड़ने वाला है यात्रा में मौसम का? देखिए, अभी ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो मौसम की जो परिस्थितियां हैं वो हल्का मौसम का मिजाज बदला हुआ जरूर नजर आ रहा है। खासतौर पर पर्वतीय जनपदों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो सैलानी या श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं वो उस बदले मिजाज का भी आनंद यहाँ पर उठा रहे हैं, क्योंकि पहले से ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें लगातार हिदायतें यहाँ पर दी जा रही है, गाइडलाइंस जारी की जा रही है कि जैसे ही बारिश हो तो सुरक्षित स्थानों पर ही जो श्रद्धालु और यात्री हैं वो रुकने का काम वहाँ पर करें, ताकि किसी भी प्रकार से उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उनके लिए बेहतर प्रबंध उन स्थानों पर जिला प्रशासनों की तरफ से किए गए। इसलिए जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो इस बदले हुए मौसम का भी आनंद यहाँ पर उठा रहे हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी जो जनपद हैं, जो चारधाम यात्रा के जो मार्ग वाले जो स्थल है, उन जगहों पर जो तापमान है वो सामान्य से काफ़ी नीचे कहा जा सकता है। और जैसे ही मौसम बदलता है तो फिर ये इस तापमान में और गिरावट यहाँ पर आती है, तो जो इस मौसम के अनुकूल कह सकते हैं कि गर्मियों में राहत देने वाला
वाला मौसम इन श्रद्धालुओं के लिए कहा जा सकता है। तो अभी तो उन सब चीज़ों का आनंद लेते नजर आ रहे, लेकिन साथ में जिला प्रशासन और सरकार दोनों ही अब तैयारी इस बाबत कर रही है कि जैसे ही मानसून सीजन शुरू होगा तो फिर आपदा से निपटने की जो तैयारी होंगी उन्हें पुख्ता करने का काम यहाँ पर जिला प्रशासनों की तरफ से और सरकार की तरफ से यहाँ पर करने का काम किया जा रहा है। उस दौरान ये कह सकते हैं कि जो यात्रा होगी या जो श्रद्धालुओं की जो संख्या होगी उस पर थोड़ी बहुत कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसलिए उन सब चीज़ों से निपटने के लिए या उस दौरान भी बेहतर प्रबंध यहाँ पर किए जा सके, उसके लिए राज्य सरकार यहाँ पर तैयार दिख रही है। जी बिल्कुल अभय, जैसा कि आपने बताया कि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि जून महीने की जो रजिस्ट्रेशन है उसे कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। अभय आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो चारधाम यात्रा पर ऑफलाइन में पंजीकरण में भी वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए अब बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है। आपको बता दें 38वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को अब सरकार की ओर से सम्मान और प्रोत्साहन राशि मिलने जा रहा है। आपको बता दें शासन ने इसके लिए 15 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो स्वीकृत कर ली है। खेल विभाग के निदेशक प्रशांत आर्या ने बताया कि पदक विजेता खिलाड़ियों से 31 मई तक आवेदन मांगे गए हैं और अब तक बड़ी संख्या में आवेदन आ चुके हैं। इसके बाद एक स्क्रूटनी टीम जो है इन आवेदनों की जांच करेगी और जून महीने में एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित कर पदक विजेताओं को ये प्रोत्साहन राशि सौंपी जाएगी। आपको बता दें 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 240 मेडल जीते और ओवरऑल 7वां स्थान जो है वो हासिल किया था। तो खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खिलाड़ियों को अब सम्मान और प्रोत्साहन दोनों मिलने वाला है। राष्ट्रीय खेलों के लिए विजेताओं के लिए 15 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। आपको बता दें 31 मई तक खिलाड़ियों से आवेदन मांगे गए हैं और जून में इस पुरस्कार का वितरण कार्यक्रम जो है वो रखा जाएगा। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जो है वो लगातार बने हुए हैं। अभय, अब खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खिलाड़ियों को अब सम्मान और प्रोत्साहन राशि भी मिलने वाली है। कब ये राशि मिलेगी? अभय, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभय से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। खिलाड़ियों को अब सम्मान मिलने वाला है। आपको बता दें राष्ट्रीय खेलों के लिए 15 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। 31 मई तक खिलाड़ियों से आवेदन मांगे गए हैं और जून में इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को किया जाएगा। तो आपको बता दें खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि 38वें खेल समारोह में जो उत्तराखंड में किए गए थे उसे लेकर सरकार ने अब विजेताओं के लिए ये प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। तो राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 240 मेडल जीते थे और ओवरऑल 7वां रैंक हासिल किया था। अब वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाना है। कब ये राशि दी जाएगी और क्या कुछ सुविधाएं जो है इस बार खिलाड़ियों को मिलने वाला है? देखिए, खेल विभाग की तरफ से जून माह में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का प्लान यहाँ पर तैयार किया गया है। अभी तक ये कह सकते हैं कि खेल विभाग ने ऐसे सभी खिलाड़ियों से आवेदन यहाँ पर मांगे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों में बेहतर प्रदर्शन किया या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करने का काम उनकी तरफ से किया गया है। ऐसे सभी खिलाड़ियों को सरकार और प्रशासन, सरकार और खेल विभाग की तरफ से सम्मानित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उन्हें मेडल्स यहाँ पर दिए जाएंगे और इसके अलावा एक प्रोत्साहन जो राशि होती है खिलाड़ियों के लिए उसको जारी करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। आपको बता दें कि 38वें जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुए थे उसमें उत्तराखंड के 240 खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में ये कह सकते हैं कि मेडल्स जीतने का काम यहाँ पर किया था। 107 मेडल उत्तराखंड ने यहाँ पर जीते थे और जो पदकों की जो तालिका थी यानी सभी राज्यों की जो एक उत्तराखंड के कह सकते हैं उस पदकों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड टॉप 4 राज्यों में यहाँ पर शामिल था जिन्होंने सबसे ज्यादा पदक जीतने का काम यहाँ पर किया था। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड ने इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों में अपने पुराने रिकॉर्ड को सुधारने का काम भी किया था
और बेहतर प्रदर्शन करके उत्तराखंड राज्य को खेल भूमि के रूप में भी प्रदर्शित करने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया था। जो 36 पॉइंट कह सकते हैं कि जो 37 पॉइंट जो राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए थे, उसमें उत्तराखंड राज्य को मात्र सिर्फ 24 पदक वहां पर मिल पाए थे। सिर्फ 24 पदक वहां पर मिल पाए थे और उन 24 पदकों में भी ये कह सकते हैं कि 4 स्वर्ण पदक थे, बाकी रजत और कांस्य पदक थे। लेकिन इस बार अकेले 26 गोल्ड मेडल बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए अब उनको सम्मानित करने का काम खेल विभाग की तरफ से किया जा रहा है। जून माह में ये कार्यक्रम होगा और 31 मई तक सभी आवेदन मांगने का काम विभाग की तरफ से किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब है जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई उत्तराखंड में 240 पदक जो है उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों में जितने भी विजेता थे उन्होंने जीते हैं और उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी जो है ऐलान कर दिया गया है। अब है आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप और नेशनल चैंपियनशिप है या अन्य उसके समकक्ष जो इवेंट्स थी उसमें जो हमारे पदक विजेता हैं उनके लिए शासन से पैसा रिलीज़ हुआ है और हमने 31 तारीख तक आवेदन का समय सभी खिलाड़ियों को दिया था, क्योंकि आवेदन करना होता है, उस आवेदन में उनको अपनी उपलब्धि देनी होती है, एसोसिएशन के रिकमेंडेशन भी उसमें होती है, साथ ही जो कोचेस जिनके अंडर में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और वो इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ वो मेडल ले पाए, तो कोचेस के बारे में भी उनको अपना डेटा देना होता है। तो 31 तक का ये हमारा प्रोसेस है जो अभी चल रहा है। काफ़ी आवेदन आ गए हैं, संख्या में अभी अपडेटेड नहीं हूँ, 400 के आसपास आवेदन थे, अभी वर्तमान में अपडेटेड नहीं हूँ। लेकिन हमारे जितने प्लेयर्स थे नेशनल गेम के, मेन ये था कि वो लोग और जिन्होंने अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे कोई अचीवमेंट प्राप्त करी है उन लोगों के लिए कैश अवार्ड ये स्टेट का एक अच्छी स्कीम है। और जैसा आप जानते ही हैं कि नेशनल गेम से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका धनराशि में भी उसको दोगुना किया था। तो आवेदन आएंगे और इसको जून में हम लोग, क्योंकि आवेदन आने के बाद हमें स्क्रूटनी करनी पड़ती है और स्क्रूटनी के बाद हम लोग एक पूरी तैयारी के साथ आते हैं जहाँ पे हम इसको एक अच्छा बृहद और बढ़िया प्रोग्राम करके उनको सम्मानित करते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गंगोत्री धाम जा रहे मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों से भरी बस धरासू के पास सड़क पर पलट गई। इस बस में कुल 41 यात्री सवार थे। हादसे में 8 से 10 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही उत्तरकाशी पुलिस और 108 इमरजेंसी सेवा मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें, बस का नंबर UK 13PA 0085 बताया गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच जो है वो की जा रही है। तो उत्तरकाशी में तीर्थ यात्रियों से भरी बस जो है वो पलट गई है। गंगोत्री हाईवे पर ये बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 8 से 10 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। बस में 41 यात्री जो है वो सवार थे, जिन्हें तुरंत 108 पर अस्पताल पहुंचाया गया और वहां उनको भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, गंगोत्री हाईवे पर ये बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 8 से 10 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। आपको बता दें, बस में 41 यात्री जो है वो सवार थे, जिसमें से 8-10 जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो तीर्थ यात्रियों से ये भरी बस जो थी वो पलट गई है। तो गंगोत्री हाईवे से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां ये बड़ा हादसा हो गया। 8 से 10 लोग जो है इस हादसे में घायल हो गए। हालांकि लगातार जांच पड़ताल जो है वो जारी है। आपको बता दें, गंगोत्री हाईवे पर यह बड़ा हादसा जो है वो हो गया है। उत्तरकाशी में तीर्थ यात्रियों से भरी बस जो है वो पलट गई। दुर्घटना के कारणों की जांच जो है वो लगातार की जा रही है। वहीं अगर बस के नंबर की बात की जाए तो बस का नंबर UK 13PA 0085 बताया जा रहा है। आपको बता दें, दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन उसकी जांच जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये बस जो है वो पलट गई है। इस बस में 41 यात्री जो है वो थे और उनमें से कई लोग जो है घायल हो गए हैं। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय केंतुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, गंगोत्री हाईवे पर यह बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 8 से 10 लोग जो है वो घायल हो गए। क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? देखिए, धरासू के समीप कह सकते हैं कि नालूपानी एक जगह है जहां पर ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। गनीमत इसे ये कही जा सकती है, राहत थोड़ी बहुत जो राहत कही जा सकती है कि बस सड़क से बाहर नहीं बल्कि सड़क पर ही यहाँ पर पलटी हुई है। इसमें 8 से 10 यात्री यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं।
बस में 41 लोग सवार थे जो मध्य प्रदेश से यहाँ पर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर यहाँ पर आए थे। और इस समय ये बस गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई थी। ये कह सकते हैं कि कल ये बस ऋषिकेश से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई थी और मध्य प्रदेश के यात्री सभी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। यात्रियों की तरफ से जो बातचीत यहाँ पर हो पाई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हादसा हुआ है ये ड्राइवर की यानी जो चालक था, जो बस का चालक था, उसकी लापरवाही के चलते ये हादसा यहाँ पर हुआ है। और जो घायल लोग हैं उन सभी घायलों को स्थानीय जो लोग हैं उनको जो पुलिस के जरिए एसडीआरएफ की टीम थी उनके माध्यम से अस्पताल पहुंचाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। उनका प्राथमिक उपचार वहाँ पर किया जा रहा है। उन सभी लोगों से बातचीत यहाँ पर की जा रही है जो इस बस में सवार थे। ये कह सकता है कि लगातार इस तरीके के हादसे वहाँ पर उन क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर ओवर स्पीड या फिर जो चालक की जो लापरवाहियां होती है उसके चलते ये हादसे वहाँ पर हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि ये इस बस में भी ये जो 41 लोग सवार थे ये सभी चारधाम यात्रा के लिए यहाँ पर थे और गंगोत्री धाम जा रहे थे। लेकिन चालक की क्या है कि लापरवाही जितने भी यात्री थे वो सभी मध्य प्रदेश के थे या अन्य जिलों से या अन्य राज्यों से भी लोग इसमें बैठे हुए थे? देखिए, अभी तक जो जिला प्रशासन की तरफ से जो जानकारी प्राप्त हो पाई है उसमें सभी यात्री मध्य प्रदेश के यहाँ पर बताए जा रहे हैं। बाकी ये कह सकते हैं कि जो विस्तृत जो जानकारी है वो जिला प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से वहाँ पर उन यात्रियों से जुटाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जो स्थानीय जो ग्रामीण थे जिन्होंने इस हादसे को होते वहाँ पर देखा, उनकी तरफ से उन लोगों को बचाने का काम वहाँ पर किया गया है। और अभी ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये हादसा वहाँ पर हुआ है, सड़क दुर्घटना वहाँ पर हुई है, ऐसे में दूसरे जो लोग हैं आसपास के जो लोग बड़े भयभीत से नजर आ रहे हैं क्योंकि बाहर से जो गाड़ियां यहाँ पर आ रही है, जो इस चारधाम यात्रा पर आ रही है, उनकी तरफ से तेज रफ्तार और ओवर स्पीड के चलते इस तरह के हादसे वहाँ पर हो रहे हैं। उस पर लगाम लगाना जरूरी है और उसकी मांग को लगातार वहाँ पर कर रहे हैं। जी अभय, जो भी यात्री है जिनकी स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है, उनकी क्या कुछ स्थिति है अभी? देखिए, 8 से 10 लोगों के घायल होने की जानकारी यहाँ पर मिल पाई है और जो गंभीर लोग बताए जा रहे हैं उसमें 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनकी गंभीर स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है। नहीं, जो बस के सबसे अगले जगहों पर जो बैठे बिल्कुल अभय, लगातार गंगोत्री हाईवे पर इस तरह के हादसे जो है वो देखने को मिलते रहते हैं। चालक की लापरवाही, जैसा कि आपने बताया कि चालक की लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पर्यटन नगरी रानीखेत में आस्था और सौहार्द का अद्भुत संगम देखने को मिला है। आपको बता दें, बीती रात हजरत कालू सैयद बाबा के सालाना उर्स मेले के मौके पर नगर की ओर से मजार पर चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने भी पूरे समय अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आपको बता दें, चादर पोशी के दौरान कव्वाली और आराधना के खास कार्यक्रम ने पूरे माहौल को भावुक और भक्तिमय बना दिया। नगर के प्रतिष्ठित जनों सहित आम लोगों ने भी श्रद्धा के साथ चादर चढ़ाई और मजार पर हाजिरी दी। मेला क्षेत्र में दुकानों और झूलों ने बच्चों और पर्यटकों का भी मन मोह लिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के रुड़की में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त टीम ने सिविल कोतवाली क्षेत्र के गांव 84 में एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नारकोटिक्स कैप्सूल, सिरप और कई तरह की नशीली दवाएं बरामद की गई है। मेडिकल स्टोर के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको बता दें, आरोपी बिना लाइसेंस के ही मेडिकल स्टोर चला रहा था। मामले में कानूनी कार्रवाई जो है वो जारी है और प्रशासन अब इस तरह के अवैध धंधों पर सख्ती नजर रखेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में अफसरशाही बनाम जनप्रतिनिधि का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला राजपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक खजान दास का है, जिन्होंने अपने ही क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान अधूरे कार्यों को लेकर विधायक ने अफसरों पर नाराजगी जताई और साफ तौर पर कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की शिकायत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से करेंगे। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को
लपक लिया है और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने विधायक के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जब सत्ता के पक्ष के विधायक की बात नहीं मानी जा रही तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने अफसरशाही के हावी होने का आरोप दोहराते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बता दें, इसे लेकर राजपुर विधायक का गुस्सा भी फूटा। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।